मास्टर, क्राइम की दुनिया का सबसे बड़ा नाम, जिसका नाम तो सबने सुना था, लेकिन उसकी शक्ल आज तक किसी ने नहीं देखी थी। और आज वही मास्टर खुद राहुल के सामने था, एक मसीहा की तरह हवा में उड़ता हुआ। दोनों ही राहुल के दिमाग में सवालों का बवंडर था। इससे पहले कि वो कुछ कह पाए, मास्टर ने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए कहा, सवाल पूछने की गलती भी मत करना। मैं यहां तुम्हारी उलझन सुलझाने नहीं, बल्कि रास्ता दिखाने आया हूं। पुलिस वाले ने गंभीरता से पूछा, रास्ता? कैसा रास्ता? मास्टर ने हंसते हुए कहा, नरक दूत के चंगल से आजाद होने का रास्ता। पर उसके लिए तुम दोनों को कीमत चुकानी पड़ेगी। इससे पहले कि राहुल कुछ कह पाता, पुलिस वाले ने जोर से हंसते हुए कहा, तुम और हमें नरकदूत से बचाओगे? अगर इतनी ताकत होती ना, तो तुम खुद नरकदूत से छुपते नहीं फिर रहे होते। पुलिस वाले की बात सुनते ही एक पल के लिए मास्टर ने अपनी नजरें नीचे कर ली और फिर अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए उसने पुलिस वाले की तरफ घूरते हुए कहा, ताकत एक नशा है और मैं उस नशे को बनाने वाली फैक्ट्री का इकलौता मालिक हूं। ये कहते ही मास्टर जोर से हंसने लगा और फिर अचानक से शांत होकर गहरी आवाज में कहा, यकीन नहीं होता तो अपने दिल पर हाथ रख के अपने दिल से पूछ ले। मास्टर के इस अंदाज से पुलिस वाला भी सहम गया था। मास्टर ने इस बार गहरी आवाज में कहा, घबरा क्यों रहा है? रख अपने दिल पे हाथ और पूछ ले, जवाब मिल जाएगा। इस मंजर को देखकर राहुल के पसीने छूट रहे थे। पुलिस वाले ने भी कांपते हुए हाथों से जैसे ही अपने दिल पर हाथ रखा, दर्द से उसकी चीख निकल गई। राहुल ने चौंकते हुए जैसे ही पुलिस वाले की तरफ देखा तो पाया कि पुलिस वाले का पूरा जिस्म मोम की तरह पिघल रहा था और उसकी उंगली ने उसके जिस्म को चीरते हुए उसके दिल को छू लिया था। पुलिस वाला दर्द से कराह रहा था और ये देखकर मास्टर जोर से हंसने लगा। मास्टर की हंसी की गूंज राहुल के कानों को चीर रही थी। राहुल ने तुरंत ही अपने कानों को हाथों से ढकते हुए कहा, बंद करो ये सब। हम वही करेंगे जो तुम कहोगे। राहुल की यह बात सुनते ही मास्टर ने पुलिस वाले की तरफ अपनी उंगली घुमाई और अचानक से पुलिस वाले का जिस्म बिल्कुल पहले की तरह हो गया। मास्टर ने गहरी आवाज में कहा, राहुल। यह सुनते ही दोनों राहुल ने एक साथ जवाब दिया, हां। मास्टर ने चिढ़ते हुए कहा, तुम दोनों राहुल हैं? अजीब दुविधा है, ये कैसे चलेगा? ऐसा करते हैं, पुलिस वाले को यादव के नाम से बुलाऊंगा। यादव ही है ना तेरा सरनेम? इस बात पर राहुल और यादव दोनों ने अपना सिर हिलाकर हामी भरी। मास्टर ने कहा, अब सुनो काम की बात। मुंबई से 150 किलोमीटर दूर पुणे शहर में येड़वाड़ा जेल है, जहां एक मुजरिम महिपाल है। उसके सिर पर भी तुम्हें लाल क्रॉस का निशान मिलेगा। ये सुनते ही राहुल बोल पड़ा, मतलब उसे हमें मारना है? मास्टर ने राहुल की खिल्ली उड़ाते हुए कहा, तू तो नरक दूत की संगत पे रह रहकर फुल कॉन्ट्रैक्ट किलर बन गया। महिपाल को मारना नहीं है, उसे बचाना है और जेल से बाहर निकालकर मेरे पास लाना है। इस काम को तुम दोनों पूरा करोगे, क्योंकि एक के पास पुलिस वाले का दिमाग है और दूसरे के पास पुलिस वाले का शरीर। महिपाल मिलते ही लौटा दूंगा मैं तुम दोनों को अपनी जिंदगी। पर राहुल ने चिंतित होकर पूछा, यादव को तो पूरे मुंबई की पुलिस और सीबीआई खोज रही है। खुलेआम सड़क पर निकल नहीं सकता, जेल के तो आसपास भी भटकना नामुमकिन है।
मास्टर जमीन पर पड़े हुए अपने चूहों का पिंजरा उठाता है और कहता है, ये तुम्हारा सिर दर्द है, मेरा नहीं। मैं सिर्फ एक मदद कर सकता हूं। ये कहते हुए अचानक मास्टर अपना पिंजरा खोल के 2 बड़े चूहे उनके ऊपर फेंक देता है। चूहे राहुल और यादव के कपड़ों में घुस जाते हैं। उनकी बेबसी देखकर मास्टर हंसते हुए कहता है, ये चूहे ही तुम्हारा कवच है। जब तक ये तुम्हारे साथ रहेंगे तुम दोनों नरकदूत की नजर से बचे रहोगे। अगले ही क्षण मास्टर ने हवा में उड़ते हुए कहा, लग जाओ काम पे, समय कम है तुम्हारे पास, क्योंकि कल सुबह 5 बजे महिपाल को फांसी की सजा होने वाली है। राहुल और यादव भौंचक्के रह जाते हैं और मास्टर वहां से गायब हो जाता है और रह जाती है सन्नाटे में गुम जंगल में सिर्फ चूहे की मिनमिनाने की आवाज। राहुल यादव से कहता है कि हम दोनों को बिना देर किए हुए पुणे के लिए निकलना चाहिए, पर यादव गौर से अपने जिस्म से लिपटे चूहे को अपने हाथ में लेकर पूछता है कि और तुम्हारे गर्लफ्रेंड का क्या होगा? ऐसे जंगल में पड़ी रहेगी आयशा? मैं उसे घर पहुंचाकर तुम्हें मुंबई पुणे हाईवे पे मिलता हूं। राहुल कुछ कह पाता इससे पहले यादव ने कहा, डर मत, दूसरे की गर्लफ्रेंड पर नजर डालने की आदत नहीं है मेरी। ये कहते ही यादव उस कार में बैठ गया जिसमें आयशा अभी भी बेहोश पड़ी थी। यादव कार स्टार्ट करके वहां से निकल गया। राहुल को कुछ नहीं सूझ रहा था। वो बस अपनी नजरों के सामने आयशा को यादव के साथ जाते हुए देख रहा था। यादव जैसे ही कार को राहुल की नजरों से दूर ले गया, उसने वहीं कार रोक दी, मुड़कर आयशा की तरफ देखा और फिर कार का दरवाजा खोल वहां से भाग गया और पीछे छोड़ गया उस वीरान जंगल में आयशा को अकेला। राहुल इस बात से बेखबर था। उसे अंदाजा तक नहीं था कि यादव के दिमाग में क्या शैतानी चल रही है। उधर राहुल जैसे ही पुणे की तरफ निकलता है, उसके हाथ से चूहा जमीन पर कूद पड़ता है और इधर उधर भागने लगता है। राहुल काफी मशक्कत के बाद चूहे को पकड़ लेता है, तब जाके उसकी जान में जान आती है। वो तुरंत ही हाईवे के लिए निकल जाता है, लेकिन राहुल ये गौर नहीं कर पाया कि चूहा इधर उधर भाग नहीं रहा था, बल्कि वो जमीन पर कुछ निशान बना रहा था। ये अंग्रेजी के 3 शब्द थे, डोंट ट्रस्ट मास्टर, जिसे बिना देखे ही राहुल वहां से निकल गया था। मुंबई पुणे हाईवे पर राहुल यादव का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। आयशा का घर यहां से आधे घंटे की दूरी पर ही था, पर यादव का इंतजार करते हुए राहुल को तकरीबन 2 घंटे से ऊपर हो गए थे। राहुल के दिमाग में कई सवाल उठ रहे थे। आखिर कहां रह गया यादव? कहीं नरकदूत तो उसको। राहुल अपनी सोच में गुम था, इस बात से अनजान कि एक बड़ी काली गाड़ी पीछे से पूरी रफ्तार के साथ राहुल की तरफ तेजी से बढ़ रही थी, मानो राहुल को कुचलना चाहती हो। और तभी वो काली गाड़ी राहुल के ठीक पास आकर रुक गई। राहुल ने चौंकते हुए पलट कर देखा तो उस गाड़ी में और कोई नहीं बल्कि यादव था। यादव ने गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए कहा, टाइम नहीं है, जल्दी अंदर आ जा। राहुल अंदर तो बैठ गया, पर खुद को सवाल पूछने से रोक नहीं पाया। राहुल ने गंभीरता से पूछा, इतनी देर कहां लगा दी? और ये गाड़ी किसकी है? यादव ने गाड़ी चालू करते हुए कहा, पुलिस वाला हूं, बिना तैयारी के किसी को जेल से निकालना आसान नहीं है, इसीलिए एक ऐसे इंसान से मिलने गया था जो येडवाड़ा जेल में सजा काट चुका है। उससे जेल की सिक्योरिटी से लेकर उसकी बनावट तक की मालूमात करके लाया हूं, ताकि महिपाल को आसानी से जेल से बाहर निकाल पाए। यादव कार चलाते हुए जेल का नक्शा राहुल को दिखाता है। नक्शे से ज्यादा राहुल को इस बात की खुशी थी कि यादव ने उसे धोखा नहीं दिया। राहुल जैसे ही नक्शे की बारीकियों को समझने की कोशिश करता है, तभी अचानक से यादव जोर से ब्रेक लगाता है। गाड़ी के झटके से राहुल आगे की तरफ गिरता है और खुद को संभालते हुए पूछता है, क्या हुआ? राहुल यादव की तरफ देखता है, जो अपनी उंगली से सड़क की तरफ इशारा करता है। आगे का मंजर देखकर राहुल भी चौंक जाता है। आगे पुलिस की नाकाबंदी थी, जो हर आने जाने वाली गाड़ियों की तलाशी ले रही थी। राहुल घबराते हुए यादव से पूछता है,
अब हम क्या करेंगे? पर यादव के माथे पे चिंता की कोई शिकन नहीं थी। राहुल चिढ़ते हुए चिल्लाता है, तुम्हें टेंशन नहीं हो रही है? हम फंस चुके हैं। और तभी यादव हंस के राहुल की तरफ देखता है और कहता है, हम नहीं, तू फंसा है। भूल गया मेरे जिस्म में पुलिस वाले की वर्दी में तूने जो कांड किए हैं? हा? राहुल को एहसास हो गया था ये चेकिंग उसे ही ढूंढने के लिए हो रही है। वहीं दूसरी तरफ आयशा को धीरे धीरे होश आ रहा था। अपनी आंखें खोलते ही आयशा चौंक उठी और उसने अपने आप को राहुल की कार में नहीं बल्कि अपने घर के बिस्तर पर लेटा पाया। आयशा को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे वो राहुल की कार से खुद के घर तक आ पहुंची। आयशा ने अपने हाथों से अपने सर को पकड़कर सोचना शुरू किया और तभी आयशा को एहसास हुआ कि वो कमरे में अकेली नहीं। जमीन पर पड़ रही परछाई साफ बता रही थी कि बेड के पास कुर्सी पर कोई शख्स बैठा हुआ था। आयशा ने उसे देखना चाहा, पर अंधेरे में उसकी शक्ल दिखाई नहीं दे रही थी। आयशा ने घबराते हुए पूछा, कौन कौन हो तुम और अंदर कैसे आ गए? उस शख्स ने गहरी आवाज में जवाब दिया, कब से तुम्हारी नींद खुलने का इंतजार कर रहा हूं। बाय गॉड, कितना सोती हो तुम। यहां कार में राहुल के पसीने छूट रहे थे। इससे पहले कि राहुल कोई रास्ता सोच पाता, यादव ने जोर से कार का एक्सीलरेटर दबाया और पूरी तेजी से वो गाड़ी कांस्टेबल की तरफ ले जाने लगा। दूर से आ रही कार की भनभनाती हुई आवाज सुनकर कांस्टेबल समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। कांस्टेबल ने चीखते हुए अपने सीनियर्स की तरफ आवाज लगाई, सर वो देखिए। सीनियर पुलिस वाले ने तेजी से आती हुई गाड़ी को देखते हुए अपनी गन तान ली थी। ये मंजर देख राहुल के पसीने छूटने लगे थे, पर यादव ने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए एक्सीलरेटर और तेजी से दबाया। राहुल ने भी खुद को संभाला। इससे पहले कि पुलिस वाले गाड़ी की तरफ गोलियां चला पाते, राहुल ने अपनी उंगली उनकी तरफ की और फिर अचानक से पुलिस वालों की गन्स उनके हाथों से छूटकर राहुल की तरफ आने लगी। ये देखते ही पुलिस वाले चौंक गए, पर राहुल यहां नहीं रुका। उसके इशारे पर गन्स के पुर्जे एक एक करके जमीन पर बिखरने लगे और यादव ने गाड़ी तेजी से उन पुलिस वालों के बीच से निकाली और वो दोनों हवा की स्पीड से वहां से फरार हो गए। कार के अंदर यादव ने राहुल को सहराते हुए कहा, क्या बात है दोस्त, नरकदूत की शक्तियों का खूब फायदा उठाया तूने। तेरी इस दिलेरी पर अगला स्टॉप सीधे पुणे जेल ही होगा। यहां सड़क पर पुलिस वाले बदहवास खड़े थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था जो अभी उन्होंने देखा, जो अभी उनके साथ हुआ। और तभी कांस्टेबल ने नीचे गिरी हुई फोटो को उठाया। ये फोटो राहुल की नहीं बल्कि गांव से लापता हुए बच्चों की थी। हाँ, ये पुलिस वाले राहुल को नहीं बल्कि उन बच्चों की तलाश कर रहे थे। कांस्टेबल ने हिम्मत से कहा, सर मैंने उस कार में बैठे हुए शख्स को देखा। ये वही है जिसकी फोटो कल रात हमारे थाने आई थी। राहुल नाम है इसका। पुलिस ही नहीं बल्कि सीबीआई को भी इसकी तलाश है। हमें फौरन सीबीआई को इन्फॉर्म करना चाहिए सर। सीनियर पुलिस वाले ने मामले की गंभीरता को समझते हुए कहा, ये कोई आम मुजरिम नहीं था। ऐसे लोगों से पुलिस नहीं सीबीआई ही निपट सकती है। सीनियर पुलिस वाले ने गहरी आवाज में कहा, सीबीआई को फोन करो अभी। पुणे की तरफ भागते हुए राहुल को पता भी नहीं था कि वो किस मुसीबत की ओर बढ़ रहा था। मुसीबत में आयशा भी थी। कांपते हुए आवाज में उसने उस आदमी से कहा, प्लीज प्लीज मास्टर, मुझे मारना नहीं। मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहती थी। मास्टर का नाम सुनते ही वो शख्स जोर जोर से हंसने लगा और फिर अंधेरे की चादर से निकलकर जब उसने अपना चेहरा दिखाया तो आयशा भी चौंक गई थी। ये मास्टर नहीं बल्कि कमिश्नर था, मास्टर का जानी दुश्मन। आयशा इस चेहरे को पहचानती थी। कई बार उसने अखबार में कमिश्नर की बहादुरी के कारनामे पढ़े थे, पर वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर कमिश्नर उसके घर पर क्या कर रहा था। कमिश्नर आयशा की दुविधा समझ गया था
और आयशा की तरफ बढ़ते हुए उसने हौले से कहा, मैं सिर्फ तुम्हें वो दिलाने आया हूं जो तुम्हें चाहिए। तुम्हारा राहुल। कैसे और क्यों ये सवाल मत पूछना, बस इतना जान लो, राहुल और तुम्हारी लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग अब बस मैं ही कर सकता हूं। आयशा निर्णय नहीं ले पा रही थी। पिछले कुछ दिनों में उसके जीवन में जो घटनाएं घटी उसने आयशा को हिला कर रख दिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस पर भरोसा किया जाए और किस पर नहीं। आयशा के माथे पे शिकन को देखते हुए कमिश्नर ने फिर से पूछा, क्यों, शहर के पुलिस कमिश्नर पर भरोसा नहीं है तुम्हें? आयशा ने कमिश्नर की आंखों में आंखें मिलाते हुए कहा, मुझे बस मेरा राहुल चाहिए, किसी भी कीमत पर। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। ये सुनते ही कमिश्नर के चेहरे पे हल्की सी स्माइल आ गई थी। रात के अंधेरे पर सुबह की रोशनी की परत जैसे ही चढ़ने वाली थी, उससे पहले ही यादव की कार येड़वाड़ा जेल से कुछ दूर पर आकर रुक जाती है। राहुल और यादव कार से बाहर निकलते हैं और धीमे कदमों से जेल की दीवार की तरफ बढ़ते हैं। चारों तरफ घुप अंधेरा है। केवल जेल की दीवार पर लगी हुई बड़ी सी लाइट अंधेरे को चीरती हुई दाएं से बाएं और बाएं से दाएं घूम रही है। यादव राहुल को कहता है कि मेरे चेहरे का इस्तेमाल कर लो। जेलर के ऑफिस में जाकर रजिस्टर से महिपाल का सेल नंबर पता करो। कोई पूछे तो अपनी आईडी दिखा देना और कुछ कहानी बना लेना। तब तक मैं पूरे जेल की सिक्योरिटी और फांसी लगने की जगह का मुआयना कर लेता हूं। हम ठीक 20 मिनट बाद यहीं वापस मिलेंगे। ये कहते हुए यादव जेल की सीसीटीवी कैमरा की तरफ अपना हाथ उठाता है और वो कैमरा ठप पड़ जाता है। जब तक कैमरा दोबारा चालू हुआ, राहुल और यादव वहां से गायब हो चुके थे। जेलर की ऑफिस में घुसने के लिए राहुल को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। यादव ने जैसे कहा था उसकी आईडी काम आई। राहुल समझ गया था कि उसकी तस्वीर अब तक इस जेल में नहीं पहुंची है। राहुल कैदियों के रजिस्टर को छान ही रहा था कि तभी जेलर के ऑफिस में लगे बड़ी सी घड़ी में मिनट और घंटे की सुइयां 12 पर जाकर टिक जाती है और घड़ी टन 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 की आवाज करने लगती है। राहुल अपना सर धीरे से ऑफिस में लगी घड़ी की तरफ मोड़ता है और उसकी धड़कनें ट्रेन की रफ्तार से धड़कने लगती है। चारों तरफ का माहौल बदलने लगता है। पूरे ऑफिस में काला धुआं सा फैल जाता है। फाइलें उड़ने लगती है और चमगादड़ों के चीखने की आवाज आने लगती है। राहुल समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है और तभी राहुल को एहसास हुआ कि उसका चूहा वहां नहीं है। राहुल का रक्षा कवच गायब हो चुका था। कैसे छूटा, कहां गिरा? राहुल ये सोच पाता उससे पहले ही राहुल नरक दूत के कदमों की आवाज सुन सकता था जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी चली आ रही थी। हर एक कदम के साथ राहुल की धड़कनें बढ़ रही थी। वो अपने कदम पीछे ले रहा था और तभी राहुल को एहसास हुआ कि वो जेल की दीवार तक पहुंच गया है। डर के मारे उसका जिस्म कांप रहा था। राहुल जानता था और नरक दूत से अब कोई नहीं बचा सकता है उसको। और तभी नरक दूत धीमी आवाज में पुकारता है, राहुल, राहुल। राहुल हिम्मत करके अपनी आंखें उठाता है और देखता है कि नरक दूत ठीक उसके सामने उल्टा लटका हुआ है। उसकी आंखें सुर्ख लाल है और नरक दूत के पीछे है वही चूहा जो उसका रक्षा कवच था। राहुल का ध्यान जाता है कि शायद वो फाइल ढूंढते ढूंढते चूहा गिर गया, पर अभी वो चूहा राहुल से करीब 6 फीट की दूरी पर है और नरक दूत ठीक राहुल के सामने एकदम पास। राहुल की बेबसी देखकर नरक दूत जोर जोर से हंसने लगता है और पूरा जेल नरक दूत की शैतानी हंसी से गूंज पड़ता है।